नमस्कार। परिवर्तन क्लासेस मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के गठन तथा भारतीय संविधान के निर्माण की परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीयों के वयस्क मताधिकार पर आधारित एक संविधान सभा के गठन के मांग को ब्रिटिश सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से पहली बार भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए तैयार होती है। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को भारतीय नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी के सर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में नई सरकार बनती है। नई सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की तथा भारतीयों के संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, जिसके तीन सदस्य होते हैं सर पैथिक लॉरेंस सर पैथिक लॉरेंस ये तत्कालीन तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे। भारत राज्य सचिव थे। दूसरे सदस्य थे दूसरे सदस्य थे स्टैफोर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा तीसरे सदस्य थे एवी एलेक्जेंडर। ये तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1947 में आता है। 24 मार्च 1947 को यह कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है तथा भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान सभा के गठन का एक प्रारूप प्रस्तुत करता है, जिसमें वह स्वीकार करता है कि एक भारत संघ का गठन किया जाएगा। भारत संघ का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय रियासत या ब्रिटिश रियासत तथा देसी रियासत दोनों शामिल होंगे। ब्रिटिश रियासत दोनों शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित एक संविधान सभा के गठन की घोषणा की। कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की थी। हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की। इस 389 सदस्यों में से 296 सदस्य 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से तथा 93 सदस्य से थे देसी रियासतों से थे। ये ब्रिटिश भारत क्या था? ब्रिटिश भारत वह राज्य क्षेत्र था जिस पर ब्रिटिश सरकार सीधे गवर्न करती थी। ब्रिटिश सरकार का शासन सीधे चलता था तथा देसी रियासत वे रियासतें थी जिन पर किसी न किसी राजा महाराजाओं का शासन चलता था। इन 296 सदस्यों में से 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। जैसे आज के भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह ब्रिटिश काल में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत होते थे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत होते थे।
तो 296 भारतीय रियासत, जिसे ब्रिटिश रियासत भी कहा जाता था, तथा 93 देसी रियासतों के सदस्य शामिल होने थे। एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे या मनोनीत थे? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित निर्वाचित तथा मनोनीत मनोनीत दोनों थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित भी थे तथा मनोनीत भी थे। 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। भारतीय संविधान सभा में 296 सदस्य निर्वाचित थे तथा 93 सदस्यों का मनोनयन किया गया था। 93 सदस्यों का चयन समझौता समिति, जिसे वार्ता समिति भी कहा जाता है, समझौता समिति या वार्ता समिति द्वारा किया जाना था। वार्ता समिति द्वारा किया जाना था, यानी इस समिति को यह निर्णय लिया जाना था कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार किया जाए। बाकी 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। 296 सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से देरी होती। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कितने सीटों के लिए? तो 296 सीटों के लिए, जिसमें दलों की स्थिति निम्न थी। इसमें 208 सीट कांग्रेस ने जीते, 208 सीट कांग्रेस। मुस्लिम लीग 73 सीटों पर विजयी हुई तथा 8 निर्दलीय सदस्य चुने गए। 208 कांग्रेस को सीटें मिली, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी हुए, 8 निर्दलीय सीटें थी तथा इसके अतिरिक्त अन्य 7 सीटें, एक एक सीटें अन्य 7 पार्टियों को मिली। एक एक सीटें अन्य 7 पार्टियों को मिली। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, तो 208, मुस्लिम लीग ने 73 तथा निर्दलीय कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे, तो निर्दलीय 8 सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया, जिसका कारण था संविधान सभा में मुस्लिम लीग की कमजोर स्थिति। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि उसके बहुत कम, केवल 73 सदस्य ही संविधान सभा में पहुंचे थे। इस कारण अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया तथा बैठक में शामिल नहीं हुआ, और जिन्ना ने पाकिस्तान हेतु अलग से संविधान सभा की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना लगातार भारत के विभाजन तथा मुस्लिमों के लिए एक अलग पाकिस्तान देश की मांग तथा एक अलग संविधान सभा की मांग करते रहे। इस कारण से हिंदू मुस्लिम धार्मिक असहिष्णुता का वातावरण हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता संकट में आ गई तथा जून 1947 में ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की घोषणा की तथा साथ ही संविधान का पुनर्गठन किया गया। 20 फरवरी 1948 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने तथा भारतीयों को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन
परिस्थितियां ऐसी थी कि 1948 के पहले ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंप दिया। जून 1947 में पाकिस्तान की घोषणा की गई तथा संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पाकिस्तान की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। इसे जून प्लान कहा जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत किया गया था या किस प्लान के अंतर्गत किया गया था। तो भारत का विभाजन या पाकिस्तान की घोषणा को जून प्लान कहा जाता है। इस जून प्लान को बाल्कन योजना भी कहा जाता है। बाल्कन योजना या मन बाटन योजना भी कहा जाता है। मन बाटन योजना भी कहा जाता है। यानी पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई। 324 रह गई। सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की घोषणा या संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को किया गया। पुनर्गठन के बाद जो 389 सदस्य संख्या थी वो घटकर 324 रह गई। अब सवाल ये होता है कि अगर मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से बाहर हो गए तो ये सदस्य संख्या घटकर केवल 316 होनी चाहिए थी, लेकिन ये सदस्य संख्या 324 रही। तो इसका कारण ये है कि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य भारत विभाजन के बाद भारत में ही रहना चाहते थे। इसलिए भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रही। मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख सदस्य थे मोहम्मद सदाउल्लाह, जो प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। जून प्लान के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रह गई। इनमें 235 प्रांतों से तथा 89 देशी रियासतों के सदस्य थे। जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान हेतु एक अलग से संविधान सभा की घोषणा की। जुलाई 1947 को जुलाई 1947 को उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने अलग से संविधान सभा की पाकिस्तान हेतु अलग से संविधान सभा की घोषणा की। एक सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। लॉर्ड बेवेल थे। संविधान सभा के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी तथा महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में जो एससी वो 27 सदस्य थे। एससी से 27 सदस्य, एसटी से 33 सदस्य तथा महिला 15 सदस्य थे। महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बैठक के बहिष्कार के बाद चर्चिल ने चर्चिल ने संविधान सभा की संविधान सभा पर एक स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा
देश की एक बड़ी जाति का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसी चर्चिल ने जब मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक का विरोध करता है, संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार करता है, तो चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा पर यह कमेंट किया था चर्चिल ने, क्योंकि लीग ने बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था और बैठक में शामिल नहीं हुआ था। लॉर्ड साइमन ने भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की एक संस्था कहा था। लॉर्ड साइमन ने सवाल कई बार पूछा गया है कि किसने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था, तो यह कहा था लॉर्ड साइमन ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिन सोमवार सुबह 11 बजे आहूत की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे आहूत की गई। प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य शामिल हुए। प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। 9 महिलाएं। सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की? तो कुल 208 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसमें 9 महिलाएं थीं। कुल भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, महिला प्रतिनिधि थी, जिसमें से सर्वाधिक 5 महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से थी। 5 महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से होती हैं। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एयाज रसूल थी। एयाज रसूल थी। सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिला सदस्य थी, तो इसका आंसर है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, बेगम एयाज रसूल, और ये उत्तर प्रदेश से सदस्य थी। कहां से थी? तो ये उत्तर प्रदेश से सदस्य थी। प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस पर 2 सवाल बनते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया गया था? क्योंकि यह संविधान सभा के सबसे वयस्क सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई थी। एक उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी तथा दूसरे उपाध्यक्ष थे टी कृष्णाचारी। संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। किस तिथि को?
13 दिसंबर 1946 को किसने पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में किस बात की चर्चा की गई थी? तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो हम भावी संविधान का निर्माण करने जा रहे थे, इस उद्देश्य प्रस्ताव में भावी संविधान के उद्देश्यों की चर्चा की गई थी। उद्देश्यों की चर्चा की गई थी कि किस कारण से या किस उद्देश्यों से हम भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है, शासन का स्वरूप क्या होगा, सरकार क्या करेगी, इन सब बातों की चर्चा की गई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसे प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और जो पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के एक सदस्य थे जयकर। जयकर जयकर ने एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा के समक्ष। जयकर ने एक प्रस्ताव रखा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य बैठक में शामिल नहीं होते हैं, तब तक पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को विचारित न किया जाए, या नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर कोई विचार न किया जाए। जयकर के इस प्रस्ताव का समर्थन अंबेडकर द्वारा भी किया गया था। संविधान सभा द्वारा जयकर के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 22 जनवरी तक जब मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को अंततः पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आधार यही पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था। प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू के का उद्देश्य प्रस्ताव था। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में कुल 210 सदस्यों ने, गलत है, 208 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सॉरी संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, ये लाइन सही है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की बात की जा रही है। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कुल 210 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, और पहली बैठक में, हमने कहा पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें 208 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहला अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 से, और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जब प्रथम अधिवेशन जितने दिन चला था उसमें कुल 210 सदस्य शामिल रहे, और लेकिन पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को कुल 208 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें 9 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, इन दोनों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन सप्रू ने स्वास्थ्य कारणों से तथा जयप्रकाश नारायण ने स्वेच्छा से संविधान सभा की सदस्यता को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। सवाल पूछा जाता है, 4 विकल्प दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी जिन्ना तथा वी.एन. राव। ये 5 नाम याद रखिएगा, सप्रू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा वी.एन. राव। ये 5 नाम
जो संविधान सभा से संबंधित हैं लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने स्वेच्छा से संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिन्ना भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया। वीएन राव भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे, परामर्शदाता थे, जिन पर चर्चा हम आगे करेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्य संविधान सभा के कुछ सदस्य जो लीग की टिकट पर निर्वाचित हुए थे और भारत विभाजन के उपरांत भारत में रहना चाहते थे, उन्हें भी संविधान सभा में स्थान दिया गया, जिसमें प्रमुख थे मोहम्मद सदाउल्लाह, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सदाउल्लाह जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा में बहुमत के बजाय सहमति के आधार पर निर्णय का प्रयास किया गया। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया। इस परामर्श शाखा के अध्यक्ष थे वी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने वीएन राव को संवैधानिक मामलों पर परामर्श करने के लिए विभिन्न संविधान शास्त्रियों से विचार विमर्श करने के लिए चार देशों के दौरे पर भेजा था। 4 देशों के दौरे पर किसने? राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने संवैधानिक सलाहकार राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सलाहकार वी एन राव को प्रमुख संविधान शास्त्रियों से मिलने के लिए 4 देशों की यात्रा पर भेजा था। 4 देशों की यात्रा पर भेजा था। वे 4 देश कौन कौन से थे? वे 4 देश थे यूएसए, यूके, कनाडा तथा आयरलैंड। सवाल पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद ने कितने देशों की यात्रा पर भेजा था वीएन राव को? तो 4 देशों की यात्रा पर भेजा था संविधान शास्त्रियों से परामर्श करने के लिए। यूएसए, कनाडा तथा आयरलैंड, ये संविधान सभा के परामर्श शाखा के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। संविधान के प्रारूप पर विचार संविधान के प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति पर हम चर्चा बाद में करेंगे। संविधान सभा में काम करने के लिए संविधान सभा में संविधान के निर्माण से संबंधित कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियों का गठन किया गया था और सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो समितियों का गठन किया गया था वो किस अधिवेशन में किया गया था? तो समितियों का गठन संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन में किया गया था। फिर से सुनिए, संविधान सभा के कार्यों को पूरा करने के लिए, संविधान निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए संविधान सभा में कुछ समितियों का गठन किया गया था और इन समितियों का गठन संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन में किया गया था।
संविधान सभा में दो तरह की समितियों का गठन किया गया था, एक प्रक्रिया संबंधी समिति तथा दूसरा विषय संबंधी समिति। प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष निम्न हैं, जैसे स्टीयरिंग कमेटी या इसको कार्य संचालन समिति भी कहा जाता था, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे के.एम. मुंशी। कार्यक्रम समिति या जिसे प्रक्रिया नियमन समिति भी कहा जाता था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी तथा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अतिरिक्त प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए पटेल। राज्य समिति के अध्यक्ष, जिसे प्रांतीय समिति भी कहा जाता था, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति, जिसे एडहॉक समिति भी कहा जाता है, एडहॉक समिति, एडहॉक समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक समिति का जब अध्यक्ष पूछा जाता है तो एडहॉक समिति के अध्यक्ष के लिए दो नाम आते हैं, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन माना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसलिए झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके आगे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, तो ये प्रमुख समितियां थीं। इसके आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा का निर्माण कि कैसे हुआ, कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ। प्रारूप समिति पर चर्चा करेंगे, जिसके अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर की संविधान सभा में क्या स्थिति थी, कैसे चुनकर वो भारतीय संविधान सभा में आए, इन सब बातों पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।